तो आइए आज का हम अपना सेशन शुरू करते हैं इंग्लिश का। ठीक है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि एनडीए के एग्जाम में मैथमेटिक्स और इंग्लिश का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। मैथमेटिक्स अगर आपको ढंग से आती है, इंग्लिश अगर आपको ढंग से आती है, तो इसका मतलब कि आपको कोई एनडीए क्वालिफाई करने से नहीं रोक सकता। और एक बात मैं अभी क्लियर कर दूं, एनडीए की एसएसबी के लिए देखो, सीडीएस की एसएसबी में ऐसा रहता है कि इंग्लिश थोड़ी इंपॉर्टेंस, इंग्लिश का थोड़ा इंपॉर्टेंस होता है कि आपको इंग्लिश आनी चाहिए, लेकिन एनडीए की एसएसबी में इंग्लिश का बहुत ज़्यादा रोल नहीं रहता है। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है ढंग से, बस आप रिटन क्वालिफाई कर लेगा ये नहीं हो, अगर आप एसएसबी में चले गए तो एसएसबी में अगर अंग्रेजी नहीं आती है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पे इंग्लिश का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा उसका रोल प्ले नहीं होता है वहाँ पे। इंग्लिश का देखो, अगर मैं एनडीए एग्ज़ाम की बात करूं, रिटन एग्ज़ाम की, ठीक है, तो वहां पे गेनिंग सब्जेक्ट है, आप इसमें बहुत जल्दी गेन कर पाओगे, लेस टाइम एंड मोर आउटकम। और बोलूं लेस टाइम प्लस लेस इनपुट, लेस टाइम प्लस लेस इनपुट, आपका टाइम भी कम लगता है इसमें, इनपुट भी कम है और आउटपुट ज्यादा है। आप कहोगे सर हाउ इज इट पॉसिबल? देखो अभी मैं बताता हूं, जरा सा एक बार देखो कितने क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन आते हैं 50 और मार्क्स होते हैं 200, +4 -1 की मार्किंग होती है। जरा सा मैथमेटिक्स से कंपेयर करो, मैथमेटिक्स में आते हैं 120 क्वेश्चन, मैथ्स में 120 क्वेश्चन आते हैं, मार्क्स कितने होते हैं? 300। 2.5 + 2.5 -0.8, 83 मान लो। अब देखो कितना, मतलब यहां 2.5 नंबर है, यहां 4 नंबर है +4, और ये टाइम भी ज्यादा लेगा। पहली बात तो ये टाइम ज्यादा लेगा, ऊपर से गलती की संभावना भी ज्यादा है, और दूसरी बात अगर इसकी प्रैक्टिस करो ना तो प्रैक्टिस में भी टाइम ज्यादा लेता है, प्रैक्टिस में भी मोर टाइम यहां लगेगा। और ये क्या है? इजी है, लेस प्रैक्टिस, और नंबर कितने देगा? 200, और टाइम भी खूब बचाएगा। आप बोलोगे हाँ सर आपकी बात तो मुझे समझ आ रही है कि एनडीए में मेरे को 50 क्वेश्चन आएंगे, 200 नंबर के होंगे, +4 -1, लेकिन अगर मैं 50 में 50 कर पाऊंगा तब ना, मेरे को तो इंग्लिश आती ही नहीं ढंग से। मैंने कहा देखो बात ऐसी है, इंग्लिश आना और ना आना दोनों अलग अलग जगहों पे है। आपको हो सकता है इंग्लिश में आप बहुत ज़्यादा बोलने में फ्लुएंट ना हो, इंग्लिश में बोलने में फ्लुएंट होना इज अनदर थिंग, ठीक है, और इंग्लिश का ग्रामर और वोकेबुलरी आना दैट इज अनदर थिंग। आओ देख लेते हैं एक बार कैसे क्वेश्चंस आते हैं, उसके हिसाब से तो डिसाइड करेंगे। अगर प्लान के पहले तो अपने को पूरा टरेन का जायजा लेना होगा ना, हम प्लान बनाने जा रहे हैं लेकिन उसके पहले जरा सा पूरी टरेन देख लें। तो टरेन देखते हैं, तो टरेन देखने में पता चल रहा है सर सबसे पहले तो स्पॉटिंग एरर्स आता है 10 क्वेश्चन, 40 नंबर। फिर आता है ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड इन सेंटेंस, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड इन सेंटेंस 10 क्वेश्चन, 40 मार्क्स। आपने कहा सर वाह, स्पॉटिंग एरर्स आ गया, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड इन सेंटेंस आ गया, मुझे लग रहा है ना ये दोनों जो है ग्रामर पार्ट से है। हाँ सही कहा आपने, ये दोनों ग्रामर का पार्ट है, मतलब यहाँ पे वोकैब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। चलो आ जाते हैं आइडम्स एंड फ्रेजेस, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स। सर ये तीनों तो मुझे लग रहा है ना वोकैबुलरी पार्ट से है, वोकैब। हाँ बिल्कुल सही हो तुम, 10 क्वेश्चन इसके, 10 क्वेश्चन इसके, 10 क्वेश्चन इसके। और देखो एनडीए का जो इंग्लिश है पहले सिंपल था, अभी इसे टफ बनाया है केवल इन्हीं तीनों ने। इन तीनों को जो ज्यादा वेटेज मिल गई है ना, इन तीनों ने इसे, इस एग्जाम को थोड़ा टफ कर दिया है। सर अभी तो आपने कहा था इजी है, अब आप बोल रहे हो टफ है। देखो बात समझो, इन्होंने टफ बनाया है लेकिन टफ हुआ है ऐसा नहीं है, हम समझते हैं कि टफ हुआ है। अब यूं समझो, एक ग्रामर पोर्शन है ना, अब इसके लिए आप पढ़ोगे पूरा ग्रामर, आर्टिकल ए ओ,
इतनी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होती है। इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, और आपको एक लैंग्वेज सीखनी है, आपको थोड़े वर्ड सीखने हैं, तो इसके लिए आप लोग एकदम पूरी किताब लेकर के रटने की कोशिश करते हो। देखो बात समझो, हम लोग गलती कहां करते हैं, ये तो समझी गए 40-40 नंबर के होंगे। हम लोग गलती कहां करते हैं कि हम लोग रटने की चेष्टा करते हैं, रटने की चेष्टा करते हैं। हम लोग चाहते हैं कि यार हम लोग एकदम चीजें याद कर रहे हैं। हम लोग जो याद करने की भूल करते हैं ना, बस यही प्रॉब्लम है। इंग्लिश याद मत करिए। देखिए लैंग्वेज का अपना फ्लो होता है, एवरी लैंग्वेज हैज इट्स ओन फ्लो, एवरी लैंग्वेज हैज इट्स ओन फ्लो। बस उस फ्लो को गेट कर लो तुम, और उस फ्लो को गेट करने में तुमको हो सकता है थोड़ा टाइम लगे, थोड़ा कम टाइम लगे। एक बार इस फ्लो को गेट कर लिया ना तो तुम समझ जाओगे। क्योंकि देखो जो एंटोनिम सिनोनिम्स पूछे जाते हैं, ठीक है, ये पूछे जाते हैं वर्ड में यूज करके। मान लो कोई वर्ड है, उसे एक सेंटेंस में यूज करेंगे, सेंटेंस में यूज करके उस वर्ड का पूछा जाएगा कि भैया इसका एंटोनिम बता दो या इसका सिनोनिम बता दो। तो जब सेंटेंस में उसे यूज किया जाएगा तो इसका मतलब है कि हमें उसकी मीनिंग अप्रॉक्स समझ में आ जाती है। उसकी मीनिंग जब समझ में आ गई तो उससे मिलते जुलते शब्द या उससे अपोजिट मिलते जुलते शब्द हमें बस खोजने हैं। समझो हमारा काम इजी हो रहा है क्योंकि उसे एक सेंटेंस में यूज कर दिया गया है जिससे उसकी मीनिंग क्लियर हो जा रही है। टफ पार्ट केवल और केवल यही है, इसे ही केवल और केवल आपको रटना है। तो भी मैं कहूंगा रटना नहीं है, उसे भी बस हल्का सा समझिए, समझना है। देखिए आप लोगों को करना क्या है इंग्लिश में, सर इतना ज्यादा मत बताओ मेरे को, सीधे सीधे बताओ करना क्या है। हाँ मैं भी उसी पे आता हूं, 10 मिनट के अंदर आप लोगों की सारी समस्याओं का समाधान होने जा रहा है। प्रिपेयर करने के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, पहला पार्ट है ग्रामर, दूसरा पार्ट है वो क्या। तो ग्रामर के लिए क्या करें, देखो भैया ग्रामर के लिए ऐसा करिए, एग्जाम्पल्स, ठीक है, ढेर सारे एग्जाम्पल्स पकड़िए जो करेक्शन वाले हैं, जिसमें करेक्शन करना है, बस करेक्शन एक को पकड़ो। तुम जो समझ रहे हो ना कि ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन सेंटेंस का जो तुम समझ रहे हो कि ये थोड़ा अलग है, नहीं वो बिल्कुल अलग नहीं है। अगर आपको करेक्शन आ गया तो वो ऑटोमेटिक आ गया। ये जो करेक्शन है ना, इसे बस आप करना सीख जाओ, और इसके लिए आप ढेर सारे करेक्ट सेंटेंसेस एंड इनकरेक्ट सेंटेंसेस पे प्रैक्टिस करो, और उसे ध्यान ध्यान से बिल्कुल, मतलब हर चीज को बारीकी से आप पढ़ो, हर चीज को बारीकी से थोड़ी प्रैक्टिस करो। जब ऐसा करोगे ना तो तुम्हें ए पार्ट जो है ना आ जाएगा, और जब ए पार्ट आ जाएगा ना तो ये पहला मतलब करेक्शन आया और दूसरा आ गया ऑर्डरिंग, दोनों ऑटोमेटिक, दोनों एक ही साथ आ जाएंगे, और आप 20 में 18 प्लस बड़े आराम से करके आओगे, आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी। क्योंकि आप देखो बात समझो, हम करते क्या है ना, हम पढ़ते हैं कि आर्टिकल का यूज कहां होगा, इसका यूज कहां होगा, इसका इसके साथ कौन सा जुड़ेगा, इसके साथ। फ्लो है, ये लैंग्वेज है, लैंग्वेज रटने की चेष्टा नहीं करते। गलती हम लोगों की यही होती है कि हम लैंग्वेज को रटने की चेष्टा करते हैं। लैंग्वेज कौन रटता है यार, तुमको हिंदी किसी ने रटाई है क्या आज तक? हिंदी तो तुम बचपन से जानते हो, क्योंकि फ्लो है ना, फ्लो में आ गया। तो तुम फ्लो पकड़ो, उस फ्लो को पकड़ने के लिए ढेर सारे क्वेश्चंस पे वर्कआउट करो। तुम अगर इसमें एक काम कर सकते हो कि देखो अखबार वैसे तो रद्दी ही होता है, लेकिन फिर भी जो इंग्लिश न्यूज़पेपर होते हैं उसमें एक दो आर्टिकल, मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि बहुत जरूरी है, आर्टिकल नहीं पढ़ोगे काम नहीं होगा। जो आर्टिकल छपते हैं उसे चाहो तो पढ़ सकते हो, नहीं तो उसकी भी कोई जरूरत नहीं है। आप बस इस पे प्रैक्टिस कर लो, किसी भी बुक से, रेनन मार्टिन से कर लो या केपी ठाकुर से कर लो, कहीं से कर लो, जहां भी आपको मिले, चाहो तो उसे ले लो। क्या होता है, पाथ फाइंडर हो, पाथ फाइंडर से ही जो आपकी प्रैक्टिस है, बस प्रैक्टिस कर लो इसकी, ये अपने आप ये सही हो जाएगा। अब आता है सर वोकैबुलरी का।
इसका क्या करें, ये तो सर जान खा जाती है, हमें समझ ही नहीं आता कि आइडम्स एंड फ्रेजेस इसका क्या ही मीनिंग होगा, और याद करता हूँ तो भूल जाता हूँ। गलती यही है कि हम याद करते हैं, हमें करना ये चाहिए। देखो वोकैबुलरी तैयार करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, ये टाइम टेकिंग है, ये एक दिन में नहीं होता है, क्योंकि आप 1000 शब्द पढ़ो, मालूम नहीं 1001वां शब्द आ जाए। तो देखो वोकैबुलरी अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है, मान लो आपके पास 6 महीने हैं तैयारी के लिए, तो बहुत आसान है, क्योंकि आपको 1 महीने से 2 महीने में ना 1 to 2 मंथ्स में रूट्स का पूरा नॉलेज हो सकता है, या ओरिजिन ऑफ वर्ड्स मैं बोल दूं। रूट्स बोलने से आपको समझ नहीं आएगा, आपको ओरिजिन ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स कहां से ओरिजिनेट हो रहे हैं उनका पूरा नॉलेज हो सकता है। बस एक से 1.5 घंटा डेली देना है, 1-1.5 घंटा अगर आप डेली पढ़ते जाओगे तो आपको ओरिजिन ऑफ वर्ड्स पता चल जाएंगे, और एक बार अगर आपको ओरिजिन ऑफ वर्ड्स मालूम हो गए ना, फिर कोई भी वर्ड आपसे बाहर नहीं जाएगा। तो फिर आप जो 30 की जो 20 का है ना सिनोनिम एंटोनिम, इसमें से आप 18 प्लस करके आओगे, और बहुत आसानी से होगा। अगर कोई नॉर्मल बच्चा भी अगर अपनी वोकैब से देखे तो नॉर्मल बच्चा भी इस 20 में से 10 प्लस करके आता है बहुत आराम से। अगर वो नॉर्मल है, एवरेज स्टूडेंट है, थोड़ी सी इंग्लिश उसे मतलब 10वीं तक की अगर उसे ढंग से इंग्लिश आती है, 80 प्लस वाला है, तो भी वो 10 प्लस क्वेश्चन करके आता ही आता है। बहुत ज़्यादा टफ नहीं आती है इंग्लिश, ऐसा नहीं है। उनको भी मालूम है कि बच्चे 12वीं के हैं, वो साइंस पे ज़्यादा फोकस करते हैं, इसीलिए तो उन्होंने फिजिक्स को वेटेज दे रखा है। 20 प्लस क्वेश्चन पे फिजिक्स को वेटेज है, केमिस्ट्री को वेटेज है 10 प्लस क्वेश्चन पे। तो वे भी जानते हैं कि बच्चे हमारे आखिर आ कहाँ से रहे हैं। उनको भी देखो वोकैब जिसकी होती है, इसका मतलब उसका आईक्यू भी बढ़िया है। ओवरऑल देखो सब आईक्यू का खेल है। एनडीए वाले चाहते हैं उनके पास हायर आईक्यू के बच्चे आए, कोई डल बच्चे ना आए मेरे पास। इसीलिए वो मैथमेटिक्स को नंबर कम, लेकिन जो है मतलब मार्क्स कम देते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स को क्वालिफाइंग रखते हैं, भैया मैथ्स रखूंगा जरूर। फिर वोकैब पार्ट रखते हैं। फिर ऐसा ना हो कि केवल मैथमेटिक्स और यही वाले प्रिविलेज में रहें, तो ओवरऑल जोड़ देते हैं कि बच्चे को ओवरऑल नॉलेज है कि नहीं, सामाजिक ज्ञान कुछ है कि नहीं है। तो वोकैब के लिए करना क्या है, देखिए बात समझिए। अगर आपके पास 20 दिन है और आप चाह रहे हैं कि इसी 20 दिन में मैं तैयारी करूं, टाइम कम है, तो आप यूं करिए, इसकी प्रैक्टिस यूं समझिए, लिख के करिए। आप बोलोगे सर क्या ही स्पीड बता रहे हो, इससे तो मेरी ज्यादा हो ही नहीं पाएगी। मैं कहता हूं आप 20 वर्ड्स बनाओ या 30 वर्ड्स का डेली टारगेट बनाओ, ठीक है। डिफरेंट वर्ड्स, 20 to 30 वर्ड्स का डेली टारगेट बनाओ, और 30 सेंटेंस लिखो। वर्ड मत लिखो, क्या लिखो, सेंटेंस लिखो। जब वर्ड को आप सेंटेंस में यूज करते हो ना, तो उसकी मीनिंग ऑलरेडी क्लियर हो जाती है। हम गलती ये करते हैं ना, हमने पढ़ा यार, मान लो कोई भी हमने वर्ड लिया, मान लो कॉन्फिडेंस लिया, कॉन्फिडेंस, तो कॉन्फिडेंस आ गया मेरे, तो मेरे पास एक वर्ड है कॉन्फिडेंस। हमने इसे पढ़ा यार, कॉन्फिडेंस का मतलब ये होता है, सिनोनिम इसका ये होता है, एंटोनिम इसका ये होता है, ऐसा ऐसा हमने पढ़ लिया। लेकिन अगर मैं इसे सेंटेंस में लिखूंगा ना भैया, तो इसकी मीनिंग मेरे को ऑलरेडी क्लियर हो जाएगी, दिमाग में रहेगी, ठीक है। जैसे मान लो मेरे पास अगर कोई वर्ड है एम्बीडेक्स्ट्रस, तो इसका मतलब होता है दोनों हाथों से काम करने वाला, मतलब स्किल्ड विद बोथ हैंड्स। अब देखो, अब जो एम्बीडेक्स्ट्रस है, अगर आप इसे याद करोगे कि स्किलफुल विद बोथ हैंड्स, उतना ज्यादा याद नहीं होने वाला। लेकिन अगर आप इसे लिख लो एक बार, मतलब कहीं किसी वर्ड में यूज कर लो, सॉरी किसी सेंटेंस में इसे यूज कर लो। अगर आप इसे किसी सेंटेंस में यूज कर लोगे तो आपको इसकी मीनिंग क्लियर हो जाएगी, और अगर आप उसे लिख लोगे तो आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। तो जब भी वर्ड्स को पढ़ो तो वर्ड्स को पढ़ के छोड़ो मत, वर्ड पढ़ो, वर्ड की मीनिंग समझो, प्लस उसे एक सेंटेंस में लिख लो।
जब उस सेंटेंस को आप लिखते हो तो समझो, देखो वैसे अगर नॉर्मल मैं बात करूं तो नॉर्मल लिखने का मतलब होता है राइटिंग इज मतलब स्पीकिंग इनटू इट। अगर मान लो आपको किसी चीज को दिमाग में बैठानी है, अगर आप उसे 8 बार बोल के याद करते हो और 1 बार लिख लेते हो तो लमसम बराबर काम हो जाता है। तो अगर आपको कोई चीज ना याद हो तो उसे लिख करके प्रैक्टिस कर लिया करो, ऑटोमेटिक याद हो जाती है। तो अगर आप लिख करके प्रैक्टिस कर लोगे इसकी तो समझो आप इसमें बढ़िया करने वाले हो। और आइडम्स एंड फ्रेजेस के साथ भैया यही करना है, उसके लिए कोई और तरीका नहीं है। आइडियम्स एंड फ्रेजेस के साथ केवल एक तरीका है, लिखिए, मतलब उसे राइट करिए। कैसे? इन सेंटेंस। आपको उसे सेंटेंस में लिख करके सीखना है और कोई तरीका ही नहीं है। आइडम्स एंड फ्रेजेस को आप सेंटेंस में यूज करिए, सेंटेंस में यूज करने से उसकी मीनिंग आपको क्लियर हो जाएगी। सेंटेंस में यूज करने से जब उसकी मीनिंग आपको क्लियर हो जाएगी तो आपके पास जब वो एग्जाम में वर्ड आएगा, जब वो वर्ड सेगमेंट आएगा तो आप क्या करोगे, 4 ऑप्शन दिए रहेगा, उसमें से आपको उसकी मीनिंग क्लियर रहेगी तो वही मीनिंग आपको टिक करनी है। ढेर सारे आइटम्स एंड फ्रेजेस हैं, 200-300 होते हैं, तो उसके लिए भी भैया देखो लास्ट 10 ईयर्स सॉरी लास्ट 5 ईयर इसमें हो जाएंगे 10 पेपर्स। इनको उठा लो, इनमें जितने आइटम्स एंड फ्रेजेस या जितने वोकैब पार्ट आए हैं, लास्ट और प्रिपरेशन बता रहा हूं कि भैया कुछ नहीं मिल रहा है तो इतना करो, जितने वोकैब आए हैं उनका डिस्कशन कर लो ढंग से। अगर वो वर्ड आया है तो उसका सिनोनिम मत खोजो, उसकी एंटोनिम भी खोज लो, उसका टोटल मीनिंग भी खोज लो, देख लो कहीं कहीं उसका मतलब उसके डिफरेंट डिफरेंट क्या फॉर्म्स हो सकते हैं, वो सब आप समझ के रखो। जब ऐसा कर लोगे ना तो इससे कम से कम समझ लो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी, क्योंकि जो आने वाला एग्जाम है उसमें वर्ड वो यूज कहाँ से कराते हैं, वो भी पुराना, क्योंकि जो पेपर बनाते हैं ना वो भी उनको भी माइंड में उनके भी यही चलता रहता है, यार ऐसे कुछ वर्ड्स देने हैं। तो लमसम अप्रॉक्स समझो कि मिलते जुलते ही वर्ड्स आते हैं हमेशा। ऐसा कोई नहीं है कि कहीं बहुत ज्यादा कहीं जा करके इंग्लैंड में जो है वहां से कुछ वर्ड खोज करके ला रहे हैं वे। देखो मान लो अगर हमारा वोकैब अगर 25 या 30 है तो उनका वोकैब जो है 50 होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। 50 में भी मैं बहुत ज्यादा बोलता हूँ, 40 के आसपास मान लो 40 होगा, उससे ज्यादा उनका वोकैब नहीं होगा। अगर हमारा 25-30 है तो उनका उनका 40 होगा, इससे ज्यादा का अंतर नहीं आता है वोकैब में, क्योंकि हम भी तो उसी समाज में रहते हैं, हमको भी वही वर्ड्स अप्रॉक्स सुनने उनने में आते रहते हैं। अगर हम लोग यूं समझो कि अगर हम लोग थोड़ी ढंग से पढ़ाई कर लेना, यूं समझो अगर हम लोग न्यूज़पेपर के आर्टिकल से अगर ढंग से पढ़ते हैं तो अप्रॉक्स हमारी वोकैब अच्छी रहती है, क्योंकि बार बार हम पढ़ाई कर रहे हैं। अब जैसे समझो जो साइंस वाले स्टूडेंट हैं उनके साथ प्रॉब्लम ये होती है कि उनके पास देखो समझो हर सेगमेंट के हर सेक्टर के अपने कुछ वर्ड्स फिक्स्ड हैं, तो उनको वही वर्ड्स आते हैं। साइंस वालों को अपने वर्ड्स ढंग से आते हैं, उनको अपना सेक्शन ढंग से पता है। बायो वालों का एक अपना सेक्शन है, उनको अपना सेक्शन ढंग से पता है। लेकिन जो जनरल लैंग्वेज में नॉर्मल यूज के जो वर्ड्स हैं, जो सोसाइटी में जो वर्ड्स यूज होते हैं, तो वे थोड़े अलग टाइप के हैं। उनके बारे में हमारी वोकैब उतनी ज़्यादा नहीं होती है, बस हमें उसे ही थोड़ा बढ़ाना है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ जब आप 5 का पेपर डिस्कशन करोगे ना तो आपको अपनी वोकैब जो है वो इनके थ्रू आप अलाइन करोगे, मतलब एक कैसे वर्ड्स इनको चाहिए, उस वर्ड को जब आप अपने वोकैब में लाओगे, उस वर्ड को जब आप मतलब यूज करोगे, उसे समझोगे, तो उससे मिलते जुलते वर्ड्स भी आपको समझ में आने लगेंगे। और जब उससे मिलते जुलते वर्ड्स आएंगे तो आप अच्छा कर ले जाओगे। देखो इसमें अगर 50 क्वेश्चन आते हैं तो अगर नॉर्मल बंदा अगर तैयारी करे ना, ग्रामर में तो यार 25-30 से 40 रूल है मैक्सिमम,
बहुत ज़्यादा मैं रूल बताऊं तो 40 से 40 रूल, इससे ज़्यादा 40 रूल से ज़्यादा वहां पे है ही नहीं। हाँ एक बोल सकता हूं कि अगर मान लो पार्ट 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 करते गए तो मैक्सिमम हो जाएंगे, 100 रूल हो जाएंगे। और ये सारे के सारे रूल्स जो है ना, हमको लगता है 30 पेज के अंदर हो जाएंगे विद एग्जाम्पल, 30 पेज के अंदर। यही 30 पेज बस अगर आपको 3-4 बार अगर आप पढ़ लो तो बस हो गया आपका काम, और 2 बार लिख लो वैसे भी काम हो गया। ये आप 20 के 20 क्वेश्चन जो है आप ग्रामर के 20 के 20 ग्रामर के आप करके आओगे, और वोकैब के लिए जैसे मैंने बताई वैसे अगर आप प्रैक्टिस कर लो तो आपके 30 में से कम अगर जाएंगे ना तो भी 20-25 प्लस चले जाओगे, 20 प्लस जाओगे, मतलब 7 पर 10 में से 7 हर सेक्शन में आप कर ले जाओगे बड़े आसानी से। तो आपको कैसा लगा वीडियो ये जरूर बताइएगा। और दूसरी चीज़, अगर मान लो आपको हमारी गाइडेंस में कुछ करना हो, आप हमसे गाइडेंस चाहते हो, तो आपके लिए आपके पास है एनडीए का क्रैश कोर्स लेने का मौका, जिसकी फ़ीस है ओनली एंड ओनली 3200 रुपीज़। इसकी फ़ीस 4000 थी जिसे 20% डिस्काउंट पे किया गया है। इसमें आपको क्या मिलेगा, 3+ आवर्स पर डे 20 दिन के लिए हमारी गाइडेंस हमारे साथ पढ़ने का मौका मिलेगा। इसमें हम आपको मैथमेटिक्स, इंग्लिश प्लस जीएस सेक्शन सारे सेक्शंस कराएंगे। और क्योंकि यह क्रैश कोर्स है तो फिर उम्मीद हमारी यही रहती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को दे पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा गेन कर पाएँ। तो अगर आपको क्वालिफाई करने में दिक्कत है कि सर मेरे से लग रहा है मेरे को मैं तो क्वालिफाई ही नहीं कर पाऊंगा, ठीक है आप आइए। इसमें बैच स्ट्रेंथ 15 स्टूडेंट्स की है, क्लासेस लाइव होंगी और जूम, और मतलब यूँ समझिए जैसे हम आप आमने सामने बैठ करके बात करते हैं ऑनलाइन, ठीक ऐसे ऑन वीडियो कॉल टाइप की होंगी। तो इसमें और दूसरी बात, इसके साथ आपको मिलता है 2 ईयर पेपर डिस्कशन एक्स्ट्रा, मतलब इन जब 20 क्लासेस हो जाएंगी इसके बाद 7 to 8 आवर्स का आपको डिस्कशन मिलेगा, 2 ईयर पेपर डिस्कशन। और लास्ट टाइम कैसे क्या करना है वो भी आप लोगों को बताया जाएगा कि लास्ट टाइम में आप एग्ज़ाम कैसे दोगे, एग्ज़ाम में बेटर परफॉर्म कैसे करें, 10 से 15% बूस्टअप कैसे करें खुद को। तो फिर जो भी बच्चे अपने मार्क्स को बूस्ट करना चाहते हैं या फिर अगर उन्हें क्वालिफाइंग में ही प्रॉब्लम है, क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो वे ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइनिंग के लिए आप नीचे दिए गए नंबर 915513569063 इस पर व्हाट्सएप करिए या फिर ulc1729@gmail.com पर मेल कर दीजिए। जैसे ही आप मेल करेंगे आपको 2 से 3 घंटे के अंदर रिप्लाई मिल जाएगा। अगर आप मैसेज करेंगे तो भी आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। अगर आपको मुझसे डायरेक्ट कुछ बात करनी हो तो फिर मेरी ईमेल आईडी है ukp1729@gmail.com। ओके, अगर आपको मुझसे कुछ बात करनी हो, कोर्सेज के रिलेटेड मुझसे बात मत करिएगा, मुझसे कुछ बात करनी हो टॉपिक्स को लेकर के, एक्सेट्रा कुछ बात को लेकर के, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू।